हेलो फ्रेंड, आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता। जो कि मैंने आप लोगों को करवाया था कि ऐतिहासिक काल जो रह गया था हमारा, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आता है, जो कि माना जाता है ये सबसे पहली सभ्यता है, जो कि नगरीय सभ्यता है। यहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से था, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जबकि ये एक नगरीय सभ्यता, सुचारू रूप से हर चीज़ था। आप यहाँ देखेंगे कि सड़कें कैसी थी, यहाँ पे स्नानागार पाए गए हैं। मतलब एक तौर तरीका, अगर वो सभ्यता और आज की देखा जाए तो देखा जाएगा कि वहाँ के इन्वेंशन जो थे, वहाँ पे जो खोज हुई, यहाँ पे खोज हुई, अगर वो अभी सभ्यता रहती तो आज हम बहुत आगे होते विश्व में। और ये कैसे इस सभ्यता का ख़त्म हो गई, ये सभ्यता, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका कोई साक्ष्य प्रमाण कंफर्म नहीं मिला है कि ये कैसे इस सभ्यता का विलुप्त हो गई। बाढ़ आने से, सूखा पड़ने से, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। बस एक अंदेशा लगाया गया है। माना जाता है कि बाढ़ की वजह से सभ्यता ख़त्म हो गई है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है इसका। और ये जो है सभ्यता में जो भी पाया गया, इस सभ्यता में वो खुदाई के दौरान देखने को मिला। कैसे कैसे खुदाई हुई ये मैं बताऊंगी आपको। तो खुदाई से रिलेटेड मैं यहाँ बता ही देती हूँ। ये अंग्रेज़ों का टाइम था, तो यहाँ पे जब खुदाई होने का इस सिस्टम यहाँ से आया कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था। तो रेलवे ट्रैक बनाने के दौरान ईंटों की आवश्यकता पड़ती थी। तो बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे वो वहाँ से ही ईंट लेके आते थे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ध्यान पड़ा कि वहाँ पे ऐसा क्या है जो कि ईंट बहुत सारी निकलती जा रही है। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता दबी हुई है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता रही है जिसमें व्यक्ति जो थे वो पढ़ते लिखते सब थे। आज हमारे पास सामग्री भी उपलब्ध है लिखा हुआ, लेकिन जो इसमें लिपि लिखी गई है वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, जो कि मैंने आपको 3 काल बताया था आपका: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और हमारा ऐतिहासिक काल। तो जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें तो लिखा ही पढ़ा ही नहीं गया, लोगों को नॉलेज ही नहीं था। धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। आपने देखा मध्य पाषाण काल, है ना, नव पाषाण काल आते आते लोग बड़े थोड़े सभ्य होने लगे, तरीका होने लगा, सुचारू रूप से चलने लगे, कृषि होने लगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि लोग वहाँ से कहीं गुना आगे थे। इस सभ्यता में लोग एक तौर तरीके से, उनका एक घर है, सड़कें हैं, व्यापार है, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था। नव पाषाण काल तक लोगों को खाना पीना था, इतना था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे लोग लिखते हैं, तरीका है, मोहर है, ठीक है, पैसा है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हम स्टार्ट करते हैं। बोलते भी हैं सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो मैंने पहले ही बताया था, वो हमारा जो आ जाता है एशिया महाद्वीप में आ जाता है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है ये, ठीक है। सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके नाम बहुत सारे हैं। नाम में कोई इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहने का कहाँ से बनता है कि क्यों बोलते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये जो है एक नदी के साइड पे बसा हुआ था, और वो जो नदी थी उसका नाम ही सिंधु घाटी था, सिंधु नदी था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कोई सभ्यता अगर फल फूल रहा है ना, कोई सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है, तो उसका रीज़न ही होगा कि वो किसी नदी के किनारे होगा। क्योंकि नदी के किनारे क्या क्या फ़ायदा हो जाता है, नदी के किनारे मिट्टी उपजाऊ मिल जाती है, जिससे कृषि अच्छी हो जाती है, पानी की भरपूर सुविधाएं हो जाती हैं। तो ये सब भी है।
आप देखेंगे मगध भी, जो हमारा मगध महाजनपद था, वो भी बहुत ज़्यादा फलता फूलता गया, जो कि हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में। क्यों? उसका भी रीज़न यही था कि वो उसके पास सारी सामग्री उपलब्ध थी, अर्थात जैसे देखेंगे कि वो पानी, ये गंगा नदी के बगल में बसा हुआ है, और उसके पास जंगल है तो बहुत सारी, और फिर क्या है कि हमारा पर्वत है। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जंगल है, वहाँ पे हाथियाँ मिल गई, सारे सामान मिल गए, है ना, उत्खनन में सब कुछ मिल जाता है, पानी है उसके बगल में है, तो ऑटोमेटिक वो सभ्यता फलने फूलने लगती है। इसलिए वो महाजनपद जो था बहुत फलने फूलने लगा, मगध महाजनपद। वो हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल में। ये क्यों फलता फूलता गया? क्योंकि ये नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर है सिंधव सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली जो खोज हुई वो हड़प्पा ही खोजा गया। नेक्स्ट है इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि पहले ताम्र युग आया, उसके बाद तांबे में टीन को मिला दिया गया। तांबा जो होता है वो मुलायम, सॉफ्ट, हल्का होता है, तो वो मुड़ जाएगा, लेकिन टीन को मिलाने से क्या फ़ायदा हुआ, कांसे में, सॉरी, तांबे में, वो और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। तो यहाँ पे कांसा देखने को मिलता है। और आज भी आप देखेंगे वो हमारी, बोलते हैं ना कि प्राचीन का ही फॉलो किया जाता है। आज भी आप देखेंगे कि लोग अगर ऐसे तो यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, स्टील यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं घर में, लेकिन कभी भी कोई पवित्र काम होगा, कोई शादी ब्याह का काम होगा, तो उसमें कांसे का बर्तन का प्रयोग होता है। पूजा पाठ का जब होता है तो कांसे का यूज़ होता है। तो आप देखेंगे हमारी जो प्राचीन से जुड़ी हुई अभी भी हमारी चलती आ रही है। और आप ये बर्तन में भी कैटेगरी है। अगर आप देखेंगे कि कांसे में जो व्यक्ति भोजन करता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है। तो ये सब भी एक अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि आप देख सकते हैं। आज स्टील यूज़ कर रहे हैं लोग, एल्युमिनियम का बहुत बड़ा नुकसान है। आज हम लोग जो है पश्चिमी सभ्यताओं को अपना रहे हैं, और बहुत सारी जो गलत गलत चीज़ें हम लोग यूज़ करने के लिए आ गए हैं। अब कुकर यूज़ कर रहे हैं, नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। पहले लोगों को जो अंग्रेज़ हुआ करते थे, वो जो हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे, वो उनको दिया करते थे एल्युमिनियम में। आज हम लोग उस एल्युमिनियम का यूज़ यहाँ करते हैं क्योंकि हम प्राचीन सभ्यताओं को अपनाते जा रहे हैं। हमारी इतनी अच्छी सभ्यता रही है जो कांसे का यूज़, और इससे हमारी लाइफ लाइन बढ़ती है, हमारा उम्र बढ़ता है कांसे का यूज़ करके, लेकिन हम लोग अपनी सभ्यताओं को खोते जा रहे हैं। तो कभी भी हम मानना चाहिए, और सोच भी है, करना भी चाहिए, कोई भी नई चीज़ें अपनानी चाहिए, अंग्रेज़ी अपनानी चाहिए, लेकिन अपनी सभ्यताओं, अपने लैंग्वेज, अपनी भाषाओं को नहीं भूलना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा, अब आगे पढ़ते हैं अच्छी चीज़ें अपनाएं लेकिन अपनी चीज़ें ना छोड़ें। आज देखते हैं कहीं भी जाएंगे, चाइनीज़ लोग अपनी लैंग्वेज को कितना तवज्जो देते हैं, और हम अपने लैंग्वेज को मतलब छोड़ के इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा आधुनिक हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, हिंदी बोल रहे हैं तो उतना नहीं है। और चाइनीज़ अपने लैंग्वेज को तवज्जो देते हैं, चाइनीज़ बात करना अपना गर्व समझते हैं, लेकिन यहाँ वही उलट है। तो सब कुछ अपनाना है, अच्छा करना है, कुछ भी नया अपनाएंगे लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा खोज देखते हैं आगे। तो सबसे पहले जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो चार्ल्स मेसन ने दी, कि उनके इससे याद कर सकते हैं आप, याद हो सकता है मैसेज से आप याद कर सकते हैं कि चार्ल्स मेसन। तो सबसे पहले जो जानकारी है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो हमें चार्ल्स मेसन ने दिया था। नेक्स्ट है सर्वेक्षण, जो सर्वेक्षण किया गया, इसमें आप देखेंगे कि हमारे जो पुरातत्वविद, जो भारत के पुरातत्वविद, वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ही हैं। तो सर्वेक्षण जो का टेंडर जिन्होंने लिया वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर है नामांकन सिंधु घाटी सभ्यता का, नामकरण जो दिया गया सबसे पहले वो सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। अब खुदाई तो की गई ये
लेकिन उसका मेन जो बने वो बने हमारे सर जॉन मार्शल बने। नेक्स्ट है खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा खोजा गया पहले, तो वो दयाराम साहनी के द्वारा। पुरातात्विक विभाग किसने आरंभ करवाया था भारत में, तो किसके शासनकाल में आरंभ हुआ ये पुरातात्विक का कार्य, तो पुरातात्विक का कार्य जो है वो लॉर्ड कर्जन के काल में आरंभ किया गया। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कि मेन जो लास्ट उत्तर में अगर जाते हैं, अगर पूरब में जाते हैं, पश्चिम में, पूरब में, तो ये कहाँ कहाँ पे जो ये है इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे जो आपके पूरब में मिला है सबसे, अच्छा, तो वो है आपका सूतकांगेडोर है। फिर जो उत्तर में मिला है वो मांडा है। फिर नेक्स्ट है आपका आदमगिरपुर और नेक्स्ट है आपका दायमाबाद। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मतलब किस नदी के साथ लगता है ये सारे जो खोजे गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया है कि जो आपका सूतकांगेडोर है वो दास नदी के किनारे लगता है, मांडा चिनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी और दायमाबाद आपका परवरा या फिर गोदावरी नदी लिखा हुआ आएगा। इसको याद करने का ट्रिक बनाया गया है, सम ऐड, सम जोड़ को कहते हैं, ऐड इंग्लिश में कहते हैं। और नीचे देखते हैं डच है पर भारत में नहीं, डच लोग जो हैं वो भारत में अभी नहीं हैं, तो इससे बनाया गया है। इसके सामने ही लिखिए। तो सम में देखते हैं स से आपका सूतकांगेडोर आ जाता है, जबकि ड से दास नदी आ जाता है। म से मांडा, च से चिनाब, ए से आपका आलमगीरपुर और हिंडन नदी, ह से डी से दायमाबाद और प से पवरा या फिर गोदावरी नदी। ये आप देखेंगे कि आपका पूरब से लेके मैंने दक्षिण तक अच्छे से करवा दिया है, और आप इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर है एक नगरीय सभ्यता थी, कैसे आप इसको नगरीय सभ्यता कैसे कह सकते हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ अलग होगा, क्योंकि ग्रिड पद्धति अर्थात 90 डिग्री पे आप देखेंगे कोई भी अगर आज से तुलना करते हैं, अगर हम सड़क देखते हैं तो 90 डिग्री पे होता है एंगल। आप देखेंगे किसी का भी कॉर्नर आप मैच करिए तो 90 डिग्री पे जाता है, ठीक है। तो ग्रिड पद्धति, आग से पकी हुई ईंटें का प्रयोग किया गया। आग जो पकी हुई ईंटें थी, मिट्टी से बना हुआ ईंटें जो था, टेराकोटा नाम दिया जाता था, तो ईंट का प्रयोग किया गया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज यूज़ करते हैं लोग, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, ठीक है। सड़क चौड़ी थी, ये भी एक है। जल प्रबंधन था, संरक्षण प्रणाली थी, तो ये सब देख के हम इसको नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। ये जो लिपि है उनकी भाव चित्रात्मक था, भाव चित्रात्मक अर्थात आज भी हम लोग भाव चित्रात्मक का यूज़ करते हैं। लाइक बचपन में जब हम बच्चे को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, तो साइड में हम लोग क्या बना देते हैं, एक एप्पल बना देते हैं, जिससे बच्चे को पता हो कि हाँ एप्पल ऐसा होता है। तो ये एक भाव चित्रात्मक था, ठीक है। और ये दाएं से बाएं लिखा जाता था। यह समाज मात्र सत्तात्मक था, ये कोई लिखा हुआ तो पता नहीं चला है, लेकिन खुदाई के हिसाब से जो नगर में जैसे जैसे घर मिले हैं तो चीज़ें मिली हैं, उसके हिसाब से लगाया जाता है आइडिया कि ये मात्र सत्तात्मक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है हड़प्पा, हमारा पहला जो माना जाता है कि पहली खुदाई हुई थी, हड़प्पा मिला था, शहर मिला। तो ये जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब ये है मोंटगोमरी जिला में है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है इसकी जो खोज की गई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। ये पूछ लिया जाता है, दो ही मतलब ज़्यादा के बारे में नहीं पूछा जाता है, 2-3 के बारे में पूछा जाता है, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इम्पॉर्टेंट है। अब ये है कि अब यहाँ पे लोग जो थे किस किस चीज़ से परिचित थे, क्या क्या मिलता है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे सोने चांदी और कांसा से परिचित थे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो धातु में एक लोहे से परिचित नहीं थे,
ये पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि किस चीज़ से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे, और जब पशु में वो गाय से परिचित नहीं थे। और यहाँ पे देखते हैं परिचित वो सोना चांदी और कांसा से थे। यहाँ पे कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक मतलब वो जो बनाते हैं ना, कुल्हड़ वगैरह, गुल्लक वगैरह बनाते हैं, तो चाक मिला है, अर्थात यहाँ से लगता है कि यहाँ पे श्रमिक वगैरह लोगों का होगा। श्रम आवास मिला है क्योंकि श्रम से है। अन्नागार मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ओखली मिली है, ओखली, तराजू, और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। इसको याद करने का एक तरीका है, आप सोच सकते हैं माइंड में कि यहाँ पे श्रम लोग हैं, श्रम से रिलेटेड है मतलब ये स्थान, तो यहाँ पे अन्नागार खाने के लिए चाहिए, तो अन्नागार मिला है। वो पूजा भी करते थे, मातृ देवी की मूर्ति की पूजा करते थे वो। ओखली मिली है, ताबूत मिला है, और कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, ये ऐसे आप इसको रेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाथी की खोपड़ी मिली है, एक सींग वाला जानवर का मुहर मिला है। जानवर जो मुहर मिली है यहाँ पे, जिस जो बोल सकते हैं रुपए, मतलब जो आज का सिक्का मिला है इनको, तो वहाँ पे जो है एक सींग वाला जानवर मिला है। ठीक है, हाथी की खोपड़ी मिली है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आप मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है लड़काना जिला के पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये इसके जस्ट हड़प्पा की खोज होने के बाद हो गया था 1922 में। मोहनजोदड़ो का अर्थ माना जाता है कि मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मृतकों के शव वगैरह मिले थे। नेक्स्ट है यहाँ पे माना जाता है कि पुरोहित आवास है। विशाल स्नानागार है। सबसे बड़ा अन्नागार हड़प्पा में भी मिले हैं, लेकिन बड़ा जो है वो माना जाता है, अगर पूछ लिया जाए अन्नागार और सबसे बड़ा अन्नागार बड़ा वाला कौन सा है, तो फिर मोहनजोदड़ो का है। कुआं मिला है, सूती वस्त्र मिले हैं, चौड़ी सड़क, सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क यहाँ पे मिली है। पशुपति शिव सभागार मिला है। नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति अर्थात नर्तकी की मूर्ति मिली है। तांबे का ढेर मिला है। सबसे बड़ा शहर ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है, शवों को जलाने का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि कुआं कहाँ पे मिला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं। इसको याद करने के लिए ये है कि पंडित से रिलेटेड कर सकते हैं कि पुरोहित आवास है, मतलब पुरोहित लोग हैं, तो पहले क्या करेंगे, स्नान करेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला, सबसे बड़ा अन्नागार खाएंगे, फिर कुएं पे गए, फिर सूती वस्त्र, और वो क्या पहनेंगे, सूती वस्त्र, फिर वो चौड़ी सड़क का यूज़ करेंगे, फिर पूजा, क्योंकि पंडित लोग पूजा करते हैं, तो पशुपति शिव। अच्छा, ये शिव से रिलेटेड क्यों माना गया है, क्योंकि वहाँ पे इनके पास में मतलब बहुत सारे जानवर के बहुत सारे जानवर के चित्र मिले हैं मोहरों पे, तो ये इस पशुपति के साथ चित्र बनाए गए हैं। तो ये सब माना जाता है कि शिव का ये टेंडर होता है, जो हमारे जो गॉड हैं, जो शिव जी हैं, वो इनको इन सब का संभालते हैं, तो माना जाता है कि ये पशुपति शिव नाम दे दिया गया। सभागार है, जहाँ पे शिव जी होंगे वहाँ सभागार, वहाँ नृत्य वगैरह होगा इत्यादि। ठीक है, नृत्यकी की मूर्ति मिली है, तांबे का ढेर मिला है, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो ऐसे में होगा, शॉर्ट्स में बनाए हैं मैंने, एकदम शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं कि फटाफट आप लर्न करें, और ऐसा नहीं है कि लंबा लंबा पैरा बना दिया है, आप एक नज़र भी आप इसको देख लेते हैं तो फटाफट आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाते समय पहले से ही पढ़ लें पहली बात तो, और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा रहेगा कि फटाफट आप देखें और एग्ज़ाम में चले गए। बड़े बड़े लेंदी में होता है, बड़े बड़े अगर पैरा लिख रखे हैं तो खुद ही पढ़ने में बोरिंग सा लगता है, तो अगर ऐसे नोट्स आप बनाते हैं तो फटाफट आपका हो जाएगा। फिर है चौहंद्रो में है, नवाबशाह ज़िला है, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। गोपाल मजुमदार इसके खोज करता है, इसको खोजा जो है वो गोपाल मजुमदार ने खोजा है। अच्छा, चौहंद्रो जो है वो महिलाओं से रिलेटेड सामग्री में आ जाता है, तो महिलाओं से संबंधित सारे सामान मिले हैं, मेकअप का सामान मिला है, काजल लिपस्टिक मिला है, गुड़िया
मिला है। मन का होता है, मोतियों में पिरोते हैं जो, वो मिला है। सुई धागा का काम जो है महिलाएं ही करती है, तो सुई धागा मिला है। अब ईंट है, इतना समय और मतलब पुरुषों के पास नहीं होता है कि वो बैठ के ईंटों को सजाएंगे धजाएंगे, तो सारा काम लड़कियों का ही होता है। इनसे सब गुण होते हैं कि बारीकी वाला काम करती हैं। आप देखेंगे ना आज भी मतलब बहुत सारी महिलाएं क्या होती हैं, एकदम बारीक बारीक काम करती हैं, राखियाँ बना रही हैं, सुई मतलब छोटे छोटे बिनाई सिलाई बिनाई का काम करती हैं, तो ये सब काम वही करती हैं। तो छोटे छोटे काम जो होते हैं, तो अलंकृत ईंट जो है वो महिलाएं करेंगी। तो दुर्ग सहित शहर जो है बाउंड्री नहीं था, मतलब अर्थात दुर्ग रहित मतलब ये हो गया कि सब जगह देखने को मिला है कि उसका बाउंड्री है, एक सेफ्टी है यहाँ पे, लेकिन सेफ्टी नहीं देखा गया है कि बाउंड्री नहीं देखा गया शहर के चारों तरफ। उसके बाद बिल्ली और कुत्ते के निशान ऐसा देखने को मिला है कि बिल्ली जो है भाग रही है और कुत्ता इसके पीछे भाग रहा है, तो ये निशान जो है रह गया होगा, दब गया होगा। और ये मैं बता दूं कि C14 के द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा पता लगाया जाता है कि किस चीज़ का कितना एज था, मतलब कौन से टाइम पे ये मिला होगा। ठीक है। और ट्रिक है नेक्स्ट कि कोट लगा हुआ अगर कोई अंत में लगा हुआ मिल जाए, जैसे कि बालाकोट, और दड़ो लगा हुआ लास्ट में लगा हुआ मिल जाए, चहुंदड़ो, तो ये सब जो भी होगा ना वो पाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा है टॉप मतलब आइडिया। पूछा भी जाता है कि ये वाला जो है स्थान कहाँ पे मिला, तो आप बड़ा आराम से बता सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, सूतकोदा जो है वो कच्छ गुजरात में है। यहाँ पे घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला है, तराजू का पलड़ा मिला है, कलश समाधान मिला है। ठीक है। रंगपुर है, धान की भूसी मिली है। लोथल में, अब लोथल की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में है लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, 1955 में खोज करता है इसके। अब यहाँ पे ये माना जाता है कि सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, बंदरगाह का अर्थ होता है ये कि जहाँ समुद्र होता है उसके साइड में बहुत सारे समुद्री जहाज़ वगैरह आते हैं और व्यापार होता है, तो सब यहाँ पे लोथल में मिला है ये। तो बंदरगाह को पतन गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। तो गोदीवाड़ा और ये सब कहाँ मिला है, तो लोथल में मिला है। अब जहाँ पे ये होगा तो वहाँ पे तो विदेशी व्यापार होना आराम से होना ही है, तो वहाँ पे विदेशी व्यापार होता है। ठीक है। और कैसे पता चलता है कि कहाँ से व्यापार होता था, तो फारस, ईरान को फारस कहते थे पहले, कि मोहरें मिली है यहाँ पे जो है, फारस की जो है मोहरें मिली हैं, तो इससे पता चलता है कि ये जो है वहाँ से इनका व्यापार होता होगा। मतलब देखा जाए तो आज हम लोग करते हैं बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से, ब्रिटेन से, तो उस टाइम से विदेशी व्यापार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप देख लीजिए कितना आधुनिक था ये। हाथी के दांत देखने को मिले हैं, इसका व्यापार वगैरह होता होगा, तो हाथी के दांत देखने को मिले हैं। फिर है दरवाजे मेन सड़क पर खुलते थे। अच्छा, कोई भी सामान लेके जाना है तो अब गली नुक्कड़ पे जाएंगे ना तो बड़ी समस्याएं होती हैं सामान को लाने में, तो ये मेन दरवाज़ा जो है ना एकदम खुल जाता था सड़क पे ही, जिससे कोई भी सामान है फटाफट लोड हुआ और चला जाता था जहाँ जाना है। युगल समाधान देखने को मिला है, दोनों को ही एक साथ मतलब हस्बैंड वाइफ को एक ही साथ जला दिया। यहीं से थोड़ा सा सोच मतलब आ जाता है कि यहीं से सती प्रथा आरंभ हुई थी, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। कहीं यहाँ पे हल्का फुल्का देखने को मिला है, ज़्यादा नहीं, तो यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे सती प्रथा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कंफर्म साक्ष्य नहीं है इसके। फिर है जलाने के दफनाने के कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ पे दफनाया भी जाता होगा और जलाया भी जाता होगा। नेक्स्ट है सुतकांगीडोर। सुतकांगीडोर जो है पाकिस्तान के पश्चिम भाग में, दास नदी के किनारे। फिर है ऑनेस्टाइन खोजकर्ता इसके हैं। यहाँ पे छोटा बंदरगाह अगर बड़ा लेवल पर मान जाए तो वो आपको लोथल में मिला है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। और अगर छोटे के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो वो सुतकांगीडोर यहाँ पे भी मिला है, लेकिन ये छोटा है उससे। फिर है रोपड़।
रोपड़ की बात करें तो पंजाब के सतलुज नदी के किनारे है बसा हुआ ये। यज्ञदक्ष शर्मा जो है इसकी खोज करता है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रोपड़ में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। अच्छा, ये जो है आप ये बताइए कि कौन से काल में, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पाषाण काल, जो हम पूरा पाषाण काल, इसमें से कौन से काल में कुत्ते को और व्यक्ति को, मानव को साथ में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। फिर है बनावली। बनावली जो है हिसार हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। रविंद्र सिंह जो है इसकी खोज करता है। हल मिट्टी से बने, यहाँ पे देखने को मिला है कि मिट्टी से बना हुआ हल है, तो ये सब आइडिया लगाया था कि ये लोग, ये सब का नॉलेज था इन लोगों के पास, तो ये सब यूज़ भी करते होंगे। तो जो भी मिट्टी से बने होंगे वो टेराकोटा बोला जाता है, ठीक है। फिर हम मोहर, मिट्टी से बने हुए हैं, नाली नहीं है, यहाँ पे नाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, जो कि आप देखें 90 डिग्री पे जो एक सुचारू रूप से 90 डिग्री पे बनाया गया है, ग्रिड पद्धति पे है, लेकिन बनावली में ऐसा देखने को नहीं मिला। राखीगढ़ी में हिसार जिला में है, जो हरियाणा में है। सबसे बड़ा स्थल माना जाता है इसको। तांबे के उपकरण यहाँ पे मिले हैं। फिर है धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ जिला, गुजरात, लूनी नदी के किनारे। जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट खोज करता है इसके। सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ी से पहले इसको खोजा गया। राखीगढ़ी जब नहीं मिला था तो इसको सबसे बड़ा माना जाता था स्थल में, लेकिन जब राखीगढ़ी मिल गया तो उसकी जब लंबाई चौड़ाई वगैरह देखी गई तो वो सबसे बड़ा है। राखीगढ़ी सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे धोलावीरा आता है। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिला में राजस्थान में है। घग्गर नदी के किनारे है। वीवी लाल एवं बीके थापड़ ने इसकी खोज की थी 1961 में। यहाँ पे जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। अग्नि हवन कुंड का कर्मकांड का भी मिलता है, और चूड़ी मिला है। यहाँ पे माना जाता है कि ये सब कर्मकांड अर्थात टोना टोटका, ये सब अग्नि का, हवन कुंड का, ये सब का साक्ष्य मिला है। मुख्य बिंदु यहाँ पे ये है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर थी। अच्छा, ये ध्यान देंगे पूरब से पश्चिम, क्योंकि जो पूरब से पश्चिम की ओर हवाएं बहती हैं, तो इसलिए ऐसे बनाई गई थी जिससे कि सारी सड़कें, हवाएं चली तो सारी सड़कें साफ़ हो जाए। 90 डिग्री पे बनी हुई थी, ठीक है। तो ये बड़ी सोच समझ के बनाई गई सभ्यता थी। मतलब देखिए, एक तरीके से बनाया गया है। आप देखेंगे कि एक तरीके से इस मतलब सड़कों को बनाया गया है। फिर है मातृ सत्तात्मक था ये, और मातृ सत्तात्मक का कोई प्रूफ तो है नहीं कुछ कंफर्म, लेकिन खुदाई में लगता है कि हाँ ये मातृ सत्तात्मक था। माप तोल के लिए 16 किलो से नीचे का कोई बाट नहीं था, अर्थात माप तोल का जो है 16 किलो से नीचे कोई बाट नहीं, 16 किलो से ऊपर का बाट मिलेगा, तो 16 के अनुपात में था। लाल मित्र भांड मिले हैं यहाँ पे, लाल मित्र भांड के साक्ष्य मिलते हैं, तो ठीक है।